आज हम कंट्रोल सिस्टम के फर्स्ट यूनिट के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन और ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम के बारे में जाना, उनके कंपैरिजन के बारे में जाना। तो आज हम पढ़ते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में। ट्रांसफ़र फंक्शन किसी भी LTI सिस्टम, यहाँ पे LTI का मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, तो किसी भी LTI सिस्टम के अंदर उसका ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो रेशो होता है आउटपुट ऑफ ए सिस्टम टू ए इनपुट ऑफ ए सिस्टम। जो आपका आउटपुट है CS है और इनपुट है RS, इन दोनों का जो रेशो होता है उसको हम ट्रांसफ़र फंक्शन करते हैं जब ये दोनों ही इनपुट और आउटपुट जो सिस्टम है वो लाप्लास डोमेन के अंदर हो और उनकी सारी इनिशियल कंडीशन है और इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो 0। तो हम इसको कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन किसी भी LTI सिस्टम का मान लो GS है, तो GS की वैल्यू होगी वो CS अपॉन RS होगी। जहाँ पे CS है वो क्या है, आउटपुट ऑफ ए सिस्टम, और RS क्या है, इनपुट ऑफ ए सिस्टम इन लाप्लास डोमेन। ठीक है, यहाँ पे जो S रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये लाप्लास फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे RS का मतलब यहाँ देखो दे रखा है, लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए इनपुट फंक्शन, और CS है वो लाप्लास ट्रांसफर ऑफ आउटपुट फंक्शन है। अब ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे ज्ञात करते हैं? ट्रांसफ़र फंक्शन ज्ञात करने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि उसकी मॉडल इक्वेशन है वो फाइंड करते हैं। एक बार जो मॉडल इक्वेशन है वो एक बार ज्ञात हो जाती है, उसके बाद में उसके इनपुट और आउटपुट को वेरिएबल है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर इन दोनों को ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाता है और ये मान के चला जाता है कि सारी जो जीरो इनिशियल कंडीशन है वो 0 है। फिर इन दोनों का इनपुट और आउटपुट का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रखा था उनका रेशो निकाल दिया जाता है। तो उस रेशो से ज्ञात होने वाली जो राशि है, मान लो वो राशि GS है, तो उसे हम ट्रांसफ़र फंक्शन कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स है वो हम देखते हैं। पहला एग्जांपल है, मान लो एक RLC सर्किट है। इस RLC सर्किट के अंदर हम इसके मॉडल इक्वेशन निकालते हैं। ये इसका इनपुट है और यहाँ से V0 है वो इसका आउटपुट है। तो इनपुट जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होगी, VIT, क्योंकि R, L और C है वो सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं और इनमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो IT फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ पे R IT प्लस L DI अपॉन DT प्लस 1/C समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ IT DT। तो ये इक्वेशन जो होगी इसके VIT की इक्वेशन होगी। वहीं अगर आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज की जो इक्वेशन होगी V0T, वो क्या होगी, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह रहेगी। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/C इंटीग्रेशन I dt। तो यहाँ पे देखो दोनों ही जो इक्वेशन है वो हमको ज्ञात हो चुकी है।
एक पहली इक्वेशन है वो इनपुट की है, वो है वी आई टी की फॉर्म में, और आउटपुट है वो वी नॉट टी की फॉर्म में। यहाँ पे टी है वो टाइम की फॉर्म में ये वैल्यू बता रखी है। एक बार इसकी मॉडल इक्वेशन ज्ञात होने के पश्चात हम इसके इनपुट और आउटपुट को देखते हैं। इनपुट यहाँ पे वी आई टी है, आउटपुट क्या है, वी नॉट टी है। अब इन दोनों को ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म में परिवर्तित करने पर हम देखते हैं कि ये इक्वेशन है वो परिवर्तित हो जाती है वी आई एस की फॉर्म में। टी से एस डोमेन के अंदर इसको परिवर्तित किया जाता है, तो टाइम डोमेन से लाप्लास फॉर्म में। तो ये इक्वेशन हो जाएगी वी एस आर आई एस एल एस आई प्लस 1/SC/IS। ये हमने जो इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 को है वो मैंने परिवर्तित किया है टाइम डोमेन से एस डोमेन में। तो ये दोनों ही जब वी आई एस और वी नॉट एस की फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमें ये इनपुट और आउटपुट दोनों ही लाप्लास डोमेन में प्राप्त हो चुके हैं। अब क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमें रेशो ज्ञात करना होता है आउटपुट अपॉन इनपुट का इन लाप्लास डोमेन। तो यहाँ पे भी हमने जी एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया है, वी नॉट एस और वी आई एस की वैल्यू है वो दोनों का रेशो लिया है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। जो इक्वेशन नंबर 1 से जो लाप्लास डोमेन में परिवर्तित की थी वो इक्वेशन 1.1 हो जाएगी, और जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो परिवर्तित करने पर 2.1 हो जाएगी। तो इन दोनों से यहाँ से V1S और यहाँ से V0S दोनों की वैल्यू जब इस इक्वेशन में रखी जाती है तब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने पर थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार से हमें 1/S² LC प्लस SRC प्लस 1 की फॉर्म में ये प्राप्त होती है। तो ये जो चीज़ थी ये अपना क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन है इसका उस सर्किट का। ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पहले लाप्लास की फॉर्म में परिवर्तित करते हैं। यहाँ लाप्लास की फॉर्म में परिवर्तित किया तो ये s² प्लस 10s² माइनस 5s प्लस 1 की फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगी, और यहाँ से us को कॉमन ले लेते हैं तो पीछे 10s प्लस 1 की फॉर्म में ये परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार यह इक्वेशन लाप्लास रूप में परिवर्तित करने से हमें इस फॉर्म में प्राप्त होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, YS है वो आउटपुट है और US है वो क्या है, इनपुट है। तो YS अपॉन US करने पे इस राशि को यहाँ पक्षांतरण और इस राशि को इस तरफ पक्षांतरण करने पर हमें इस फॉर्म में YS अपॉन US की फॉर्म में यह इक्वेशन प्राप्त होती है। तो ये ही इसका क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों एग्जाम्पल में हमने ये समझा कि जो ट्रांसफर फंक्शन है
उसको निकालने के लिए या तो किसी सर्किट फॉर्म में अगर वो दे रखा है तो पहले उसको इक्वेशन फॉर्म में परिवर्तित करेंगे। जब वो मॉडल इक्वेशन में परिवर्तित हो जाएगी तो वहाँ से हम उस इक्वेशन को लाप्लास फॉर्म में परिवर्तित करके और वहाँ पे आउटपुट और इनपुट के जो रेशो होगा उसको ट्रांसफर फंक्शन बोल देंगे। यदि यह इक्वेशन फॉर्म में ऑलरेडी दे रखी है तो उस इक्वेशन फॉर्म को सीधे ही लाप्लास फॉर्म में परिवर्तित करके वहाँ पे आउटपुट और इनपुट के रेशो को ट्रांसफर फंक्शन बोल देंगे। तो इस प्रकार से हम ट्रांसफर फंक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ट्रांसफर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है किसी सिस्टम का वो इंडिपेंडेंट होता है उसके इनपुट के मैग्नीट्यूड और नेचर पे। ठीक है, इनपुट का जो मैग्नीट्यूड है और उसका नेचर है उसके ऊपर से ये इंडिपेंडेंट होता है। हम ट्रांसफर फंक्शन का प्रयोग करके हम अलग अलग प्रकार के इनपुटों का प्रयोग करके वेरियस इनपुट का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उस सिस्टम के नेचर को समझ सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर है तीसरा है ट्रांसफर फंक्शन से हम कोई भी ट्रांसफर फंक्शन होता है वह यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता कि वह उसका जो सिस्टम का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है ना। दो अलग अलग टाइप का फिजिकल जो सिस्टम है उन दोनों का ट्रांसफर फंक्शन है वो समान हो सकता है। तो हम ट्रांसफर फंक्शन से उस सिस्टम के जो फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं वो हमें पता चली। पहली चीज़ है कि हम ट्रांसफर फंक्शन से जो है वो इनपुट के मैग्नीट्यूड और नेचर से इंडिपेंडेंट रहता है। दूसरा है वो है हम बहुत से प्रकार के जो इनपुट है वो इस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर रख के इस सिस्टम के नेचर के बारे में ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और तीसरा है कि हम किसी भी ट्रांसफर फंक्शन से उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट फिजिकल सिस्टम के लिए एक ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है। तो हम जनरल फॉर्म के बारे में जानते हैं ट्रांसफर फंक्शन के। मान लो कोई ट्रांसफर फंक्शन इस प्रकार से दे रखा है GS = YS/US। तो यहाँ पे जैसे कि ये ट्रांसफर फंक्शन बता रखा है V0 ये लाप्लास फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे अगर इसको नीचे है वो Z ट्रांसफॉर्मेशन में जो लाप्लास फॉर्म में दे रखा है इसको हमने इस प्रकार से परिवर्तित किया है कि ये मल्टीपल फॉर्म में आ जाए S-Z1 Z2 Z3। यहाँ पे जो Z है वो जीरोज़ है और नीचे जो P है वो है पोल्स है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे N और M जो पावर दे रखी है उसमें जो N है वो इस सिस्टम का जो ऑर्डर है वो बता रहा है और जो K है वो सिस्टम गेन या गेन फैक्टर के बारे में बता रहा है। अभी बताया जैसे कि Z है वो 0 और पोल्स है वो P है वो पोल्स के बारे में बता रहा है। यदि N है वो M से बड़ा या बराबर है तो सिस्टम है वो नॉन कॉजल होगा। और अगर वो छोटा है तो वो सिस्टम फिजिकली है वो रियलाइज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो वैल्यू है N की वैल्यू है वो हमेशा N से बड़ी होनी चाहिए, तभी हम सिस्टम को रियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और वो नॉन कॉजल फॉर्म में होगी। तो इस प्रकार से आज हमने ट्रांसफर फंक्शन के बारे में जाना। ट्रांसफर फंक्शन एक बार वापस से ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके अंदर ट्रांसफर फंक्शन किसी भी LTI सिस्टम
के अंदर, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के अंदर उसके आउटपुट और इनपुट के रेशो के बराबर होता है, बशर्त वो आउटपुट और इनपुट का रेशो है वो लाप्लास फॉर्म में हो और जितनी भी इनपुट कंडीशन है, जितनी भी जो इनिशियल कंडीशन है वो और इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो 0 हो। अब यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन है वो इस स्लाइड के अंदर हम देखा कि जो आउटपुट और इनपुट के रेशो के बराबर होता है। स्टेप भी मैंने अभी बता ही दिया आपको कि किस प्रकार से आपको एक ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। पहले आपको इसकी इक्वेशन ज्ञात करनी है, उसके बाद में उसके इनपुट और आउटपुट के वेरिएबल्स को ज्ञात करना है, फिर उनका जो है तो लाप्लास निकाल के और उसे रेशो आउटपुट वन इनपुट रेशो के अंदर रख के हम ट्रांसफर फंक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लिया था जिसके अंदर हमने एक आरएलसी सर्किट के बारे में देखा था। यहाँ पे ये इनपुट है, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन इसकी लिखी और ये आउटपुट की इक्वेशन लिखी। इन दोनों इक्वेशन को हमने लाप्लास फॉर्म में परिवर्तित किया है। ये जब लाप्लास फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगी तो इन दोनों के रेशो को निकाल के हम एक सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को निकाल सकते हैं। वहीं एग्जांपल नंबर 2 में जब कोई सर्किट ना दिया हुआ हो और उसके अंदर जब डिफरेंशियल इक्वेशन ही दी हुई तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लाप्लास निकाल के फिर इनको रेशो में परिवर्तित करके और ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। उनके प्रॉपर्टी के बारे में भी जाना और इनकी जनरल फॉर्म जो देखी है वो ट्रांसफर फंक्शन की वो इस प्रकार से। तो ये हम ट्रांसफर फंक्शन है उसके बारे में आज हमने पढ़ा। आगे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।